हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं यार? मुझे टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। बताएं। गौरव आर्या आर्या स्पीक स्पीक्स टू टू पीपल ऑफ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान। चले देखते हैं गौरव क्या आर्या बात ने की। पाकिस्तानी पीपल से क्या बात की और देखते हैं। और इसका टाइटल आगे ये भी लिखा हुआ है, गौरव आर्या ओपनिंग पाकिस्तान पीपल आइज। अच्छा, चले देखते हैं। खुलेगी या नहीं? हाँ देखते हैं। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ये वीडियो उधर भी देख लेना। उनको भी सब्सक्राइब लाजमी कर देना। चले देखते हैं पाकिस्तानी पीपल को क्या कहा गौरव आर्या ने। और यार प्लीज कुछ बुरा ना कहना। चले वीडियो देख लेते हैं। हाँ हियर वी गो। या भी से कुछ और है क्या बोलेंगे? इनको जाके सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार दोस्तों, सलाम। आज मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त, पाकिस्तानी भाई बहन से मुखातिब हूँ और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बड़े दिन हो गए हमने आपस में बात नहीं करी। बस यही गाली गुफ्तारी का सिलसिला चलता रहता है। कुछ आप हमें देते हैं, कुछ हम आपको देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम आपसे बात करें और आपको कुछ बताएं। और जो भी हम आपको बताएंगे वो हम पुख्ता तौर पे इन्वेस्टिगेट करने के बाद, उसकी जांच करने के बाद फिर हम आपको बता रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट करा था जिसमें मैंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा की प्रॉपर्टीज़ की एक फहरिस्त ट्विटर पे डाली थी कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। और ख़ुद उनमें जनरल साहब ने साइन करा था, क्योंकि एक सेल्फ डिक्लेरेशन था ये। तो जनरल साहब ने साइन करा कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो फिर वो पूरी प्रॉपर्टी की लिस्ट मैंने वहाँ पर डाली, जिसमें दिखाया कि उनकी करीब 10-15 प्रॉपर्टीज़ हैं और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी उनकी, यानी कि जायदाद जितनी भी थी जनरल साहब की, वो उसके पैसे कम लगाए गए थे। तो आप में से कई लोग हैं ट्विटर पे आए और वही बुरा भला कहना कि गलत है, प्रोपेगेंडा है और इंडिया वाले हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं और ये सब वगैरह। ठीक है, आपको भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना, आपकी मर्जी है। ये हम तो आपको फोर्स नहीं कर सकते, इसमें हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि आप हमारी बात माने। लेकिन हम आपको कुछ और बातें बोलना चाहते हैं। यही आपके प्यारे जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब के बारे में आपको पता ही होगा कि ये कमर जावेद बाजवा साहब जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके रिश्तेदार हैं। ये पहली चीज़। ये सीपैक अथॉरिटी के, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक अथॉरिटी के ये चेयरमैन भी हैं और ये एडवाइज़र तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं मीडिया अफेयर्स के। तो ये तो उनका प्रोफाइल है। तो सब बैजको करके एक कंपनी है, BAJCO, बाज से बाजवा से BAJ और CO कंपनी, बाजवा कंपनी, बैजको करके कंपनी है। मिडिल ईस्ट में ये करती है रियल एस्टेट का बिजनेस। ये धंधा इसका रियल एस्टेट का मिडिल ईस्ट में चलता है। लेकिन अमेरिका में एक शहर है नाइल, ओहायो स्टेट का शहर है। ये बड़ा प्यारा सा शहर है। वहाँ पे बैजको क्या काम करती है, 125 इनके रेस्टोरेंट्स हैं पापा जॉन के, 125 रेस्टोरेंट्स। और उसके अलावा इनके 25 और मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि अमेरिका में, जो कि कनाडा में, हर जगह फैले हुए। पापा जॉन ये जो ब्रांड है उसके सबसे बड़े सिंगल फ्रेंचाइजी ओनर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा। अब देखिए साहब, आपका जनरल आप जाने, ठीक है साहब, आपका जनरल आप जाने। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर कोई कराची में कोई आदमी जो है, बुजुर्ग, वो गुहार लगाता है, वो परेशान होता है कि साहब हमारे यहाँ पानी नहीं होता, हमें टैंकर माफिया से पानी खरीदना पड़ता है। ये बहुत चक्कर है कराची में। या कोई बुजुर्ग खवातीन हैं जो ये कहती हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है कराची में, ये लोड शेडिंग इसमें सिर्फ जो आपका निज़ाम है, सिर्फ निज़ाम की गलती नहीं है। आप सिर्फ निज़ाम को गुनहगार ना समझें। सिर्फ ये बात नहीं कि जो कराची में 5 कोर है, 5 कोर का जो कमांडर है उसने पैसा खा लिया टैंकर माफिया से, इसलिए आपका पानी नहीं आता और बिजली नहीं आती। नहीं, बात सिर्फ ये नहीं, बात ये है कि इसमें कुछ आप लोगों की भी गलती है। और ये जो आपकी गलती है, ये जो जिसको हिंदी में हम लोग पाप कहते हैं ना, सिन, गुनाह, ये आपके गुनाह हैं जिसका
आप खामियाजा भुगत रहे हैं। कैसे गुनाह है? सब गुनाह इस तरीके से हैं कि आपके अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत यार है दिल नहीं में, है, इंडिया के खिलाफ जो नफरत नहीं है, है, हिंदू आ जाएगा, खा जाएगा, इंडिया आ जाएगी, अटैक कर देगी, आम आवाम में उसी का नहीं फायदा है आपके ये। जनरल उठाते हैं। कैसे? सब इंडिया अटैक कर देगी, 370-35 से कश्मीर से हट गया है, अब हमें जिहाद लड़ना पड़ेगा। किसने बात बोली थी? जनरल कमर जावेद बाजवा ने। नतीजा क्या हुआ? इमरान खान ने कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया। बेवकूफ कौन बना? आप बने ना। अब कहाँ है कमर जावेद बाजवा साहब? यार, ये तो सही। वो तो कह रहे थे 1 साल से कि इंडिया अटैक कर देगा, इंडिया खा जाएगा हमें, इंडिया निगल लेगा पाकिस्तान को। कौम एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है। अब आप एक बात बताएं साहब, कौन सी नाजुक दौर से गुजरे आप? आपके अगर यहाँ बिजली नहीं आती और पानी नहीं आता, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है? नहीं, अजीत डोभाल इसके जिम्मेदार हैं? मैं इसके इसका लिए तो जिम्मेदार हूं? पाकिस्तान कोई और की जिम्मेदार है? पॉलिटिक्स। कौन? पर आपके अंदर इतने सालों से 3 पुश्त हो गए आपके, ठीक है, 1947 की बात से कर रहा हूं मैं, 72 साल हो गए, 3 पुश्तें पाकिस्तानियों की चली गई, चौथी पैदा हो गई है। सबके अंदर इतनी नफरत भर दी है और उस नफरत का फायदा आपके जनरल्स उठा रहे हैं। भरी है नफरत। नहीं है नफरत। मेरे घर में पानी भी आ रहा है और मेरे घर में बिजली भी आ रही है, और हिंदुस्तान के ज्यादातर घरों में पानी और बिजली आ यहाँ भी रही आती है। ठीक है, आती है, जाती है, लेकिन कोई टैंकर माफिया ना लोगों को लूट नहीं रहा। ये 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। कराची इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ नहीं होती पाकिस्तान। यार अब। बॉम्बे इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसको मुंबई कहते हैं। मुंबई वालों से पूछिए, लोड शेडिंग, मुंबई वालों ने सुना ही नहीं होगा ये वर्ड। आप किसी मुंबई वाले से 5-6 पूछिए भाई साल लोड हो गए शेडिंग क्या लोड होती है, शेडिंग वो नहीं होती। ब्लैंक लुक देगा आपको। उसने बिजली जाते ही नहीं देखी कभी। कहाँ कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया या कोई बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कुछ इमरजेंसी हो गई, तब बात ठीक है, लेकिन लोगों ने उम्र बिता दी मुंबई में, आज तक बिजली जाते हुए नहीं देखी उन लोगों ने। और ये आपके लोग भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अब हिंदू से भी तो नफरत करनी है ना, इंडिया से भी तो नफरत करनी है, तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो ये भाई साहब कोर कमांडर थे ये। बाजवा साहब, आपके असीम बाजवा साहब, जो अभी सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, ये भाई कोर कमांडर थे। तो बलोचिस्तान में भाई ने करवाई कार रैली। हाँ, कार रैली करवाने ये के मैंने बाद देखी थी, जुनेद इन्होंने जोगी क्या की। करा कि वहां पे गाड़ियां आई, तो आई भाई गाड़ियां अंदर, 2 गाड़ियां वापस नहीं गई। क्यों? उनमें से जो इंपोर्टेड कार थी, बलूचिस्तान में किसने कार रैली करवाई? ये कोर कमांडर थे। इन्होंने बोल दिया कि चलो कार रैली होगी। अब किसने आइडिया दिया? बाद में पता लगा कि साहब ये आइडिया आया कहाँ से। क्या वहाँ से इंपोर्टेड कार्स आई, वहां पे रेस वेस हुई, और जो कार आई उसमें से 2 नई गाड़ियां रैली में उन्होंने भाग नहीं लिया, हिस्सा नहीं लिया। आज की तारीख में वो जो गाड़ियां हैं इंपोर्टेड कार्स, वो असीम बाजवा साहब की, जनरल असीम बाजवा साहब के गैराज में पड़ी हुई है गाड़ियां। What? तो इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, उसमें जो टैक्स का लॉस हुआ, किसका हुआ? आपका। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, आर्मी चीफ इंडिया के, मैं बार बार ये बात नहीं कहना चाहता, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग लिखने पढ़ने का अब जो कल्चर है पाकिस्तान में लगभग खत्म हो चला है। इंडिया के आर्मी चीफ ना 3 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं, सुजुकी गाड़ियां चलाते हैं। अगर कोई चंडीगढ़ में रह रहा है, कोई लेफ्टिनेंट जनरल या आर्मी चीफ, तो ठीक है, क्योंकि चंडीगढ़ में दिल्ली के मुकाबले जमीन थोड़ी सस्ती है, तो उसने अपने लिए छोटा सा बंगला बना लिया। कौन सा ऐसा इंडिया का आर्मी चीफ है जिसकी 125 रेस्टोरेंट्स हैं, 150 रेस्टोरेंट्स? कौन सा ऐसा इंडिया का आर्मी का जनरल है रिटायर्ड, जो कि मिडिल ईस्ट में जाके अपने धंधे कर रहा है, बिजनेस कर रहा है? कौन सा इंडियन आर्मी का जनरल है जिसका बंगला है, जिसके हजारों एकड़ जमीन है बाहर? बताइए ना। कौन सा इंडियन आर्मी का जनरल है जो बाहर जाके सेटल हो गया? आर्मी चीफ की बात कर रहा हूं। कौन है जो बाहर जाके सेटल हो गया? ठीक है, अगर किसी का बच्चा है, किसी आईटी कंपनी में प्रेसिडेंट है, जनरल मैनेजर है, जाते हैं छुट्टियों में अपने बच्चों से मिलकर वापस इंडिया आ जाते हैं। ये आप ही की फौज ने ठेका ले रखा है, पाकिस्तानी फौज ने। आपको तो बना दिया बेवकूफ। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। आप लोग भी चढ़ गए घोड़े पे, हाथ में तलवार लिया। आपने भी बोला कि हम काफिरों को मारेंगे, काफिरों को काटेंगे, हम साहब काट डालेंगे। अरे तुम्हारी जेब कट गई, काफिर कटे ना कटे, तुम्हारी जेब जरूर कट गई। एंड आई थिंक यू डिजर्व योर आर्मी। वो जो आर्मी है ना, आप लोग डिजर्व भी करते हैं। आपको पाकिस्तानी फौजी, आई थिंक आप लोग डिजर्व करते हैं। जो एक बहुत मशहूर कहावत है कि कौम जैसी होती है उसके ऊपर हुक्मरान वैसे ही मसल्लत कर दिए जाते हैं, तो ये आपके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है। आई थिंक यू डिजर्व सच एन आर्मी। और
इन लोगों ने क्या करा साहब कि सी पैक में इनको डाला। क्यों डाला सी पैक में? खानदानी पहले से पैसा है इनके पास असीम बाजवा के साथ। अब ये पहले करोड़पति थे, ये आर्मी के जनरल बनने के बाद अरबपति बन गए। अब इनको डाल दिया सी पैक में। मैंने जैसा बताया कमर जावेद बाजवा साहब के रिश्तेदार नहीं है, राइट। पर सिर्फ रिश्तेदार नहीं है, ये उस जनरल्स की फेरिस्त में इनका नाम था, उस सूची में इनका नाम था जो पॉसिबली अपसेट हो सकते थे कमर जावेद बाजवा साहब के आर्मी चीफ बनने के चलते। तो इनको खुश करने के लिए, एक तो बाजवा खुश करने के लिए उनको बोला कि आप सीपैक अथॉरिटी में जाएं, चेयरमैन बन जाएं। यानी कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, मैं पाकिस्तानी आप लोगों को चैलेंज करता हूं। मेरा ओपन चैलेंज है, आप जानते हैं डिफेंसिव ऑफेंस का वीडियो है, मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूं। सीपैक की जानकारी किसको है वो बताए, खुला चैलेंज करे सबके सामने और मुझे बोले कि मेजर साहब मेरे पास सीपैक की पूरी जानकारी कितना पैसा किसको जा रहा है, कौन से जनरल को कितना पैसा गया है, कितने पे कितना ठेका दिया है, कितने पाकिस्तानियों का बेनिफिट हुआ है, कितनी नौकरियां पाकिस्तानियों के लिए बनी हैं, कितनी नई फैक्ट्रियां बन गई हैं, पाकिस्तान जो यहां पे था सीपैक की वजह से वहां पे चला गया है। कोई हो जो एक बार बताए मुझे। मैं चैलेंज करता हूं, खुली चुनौती है आप लोगों को, खुली चुनौती है आप लोगों को। आप आए सामने बताएं साहब, फिर आप देखें कि आप लोग 4 सड़कें चीन ने बना ली, आप लोग खुश हो गए। क्या साहब क्या मोटरवे है, बिल्कुल मुलायम सा मोटरवे चल रहा है। वो मोटरवे नहीं है, वो कर्ज का कागज हैं जो आपको मुलायम से लग रहे हैं, ठीक है। पूछिए जरा अपने जनरलों से, आसिम बाजवा साहब से पूछिए, साहब हमारे मुल्क का जब बच्चा पैदा होता है, एक पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है, 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का कर्जदार होता है। वो जिस दिन वो पैदा होता है, एक एवरेज निकाल रहा हूं मैं पॉपुलेशन से डिवाइड करके, तकरीबन 19-20 करोड़ की आपकी पॉपुलेशन है। आप 19-20 करोड़ की पॉपुलेशन को जो टोटल आपने चीन से लोन लिया है, आपने हर जगह से लोन लिया, IMF से लोन लिया है, अब जरा पूछिए ना ऐसा क्यों है कि जिस पाकिस्तानी के घर में बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का कर्जदार है। ऐसा कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि आपको हमसे नफरत है और नफरतें पालें। इंडियन आर्मी को आपका बुरा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको स्टोरी सुनाई गई ना, लंबी लंबी अलिफ लैला की कहानियां कि हिंदू खा जाएगा, ये सब हिंदू ना कब खाया आपको, कब खाया आपको और क्यों खाएगा आपको? आपका मुल्क आपको मुबारक। आपके जब खुद के जर्नैल आपको खा रहे हैं, आप कहते हैं ना काफिर को काटेंगे, वो आपकी जेब काट रहा है, आपकी जेब काट रहा है आपका जर्नल। आपको पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है। पूछिए बाजवा साहब से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या स्कैम करा था उन्होंने। आसिम बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ, पूछिए ना बाजवा साहब से, साहब वो गाड़ियाँ कहाँ से आई थी, ये 125 पापा जॉन के रेस्टोरेंट हैं, ये कहाँ से आए? उसके अलावा 125 के अलावा 25 और रेस्टोरेंट हैं आपके अमेरिका और कनाडा में चल रहे हैं, वो कहाँ से आए? आपका क्या काम है? आपको तो ये बोला था कि सरहदों की निगरानी आपको करनी है, आपको तो ये बोला था कि आप खाकी वर्दी पहने, मुल्क की वर्दी, पूरे मुल्क का, पूरे पाकिस्तान के आशीर्वाद से आपको वर्दी मिली है, आप सरहद की हिफाजत करें, पाकिस्तान का दिफा करें, यही उनका काम था। और एक दिन जब सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, आपका करियर आई मीन आप रिटायर हो जाएं, तो चुपचाप बैठें आप और मुल्क को आप सही रास्ते पे ले जाएं। इनका बेटा जूनियर बाजवा वो क्या कहता है कि जरदारी को छोड़ो, लीव इट टू द आर्मी। नवाज शरीफ के लिए क्या कहता है, आप ट्वीट देखिए इनके। जो पाकिस्तानी आर्मी के अफसर का बेटा होगा वो डेमोक्रेसी की बात थोड़ा ना करेगा, आप उसको ट्वीट देखिए। हैंग द गंजाज, यानी कि शहबाज और नवाज को फांसी के तख्ते पर लटकाओ, हैंग जरदारी, जरदारी को भी लटकाओ। यानी कि जो लोगों के वोट से जीत कराया है, लोगों के कॉन्फिडेंस से, उनको टांगो। तो उसने गलत क्या कहा? वही तो आपके मुल्क का दस्तूर है भाई। बेनजीर के बाप को फौज ने आपकी टांगा था, तो असीम बाजवा साहब का बेटा क्या गलत कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जैसे भुट्टो को टांगा है, जरदारी को टांगो, नवाज शरीफ को जान से मार दो, शहबाज शरीफ को मार दो। ये कह रहा है, वो करता रहेगा। इनकी सिखलाई ये है, जो इलेक्टेड है उसको फांसी पे चढ़ाओ, जो सेलेक्टेड है, जो दुम हिलाता रहता है आर्मी जर्नलों के आगे पीछे, उसको सलाम करो, क्योंकि वो आपका नैरेटिव को सूट करता है, वो आपका काम करता है। तो साहब, जिसको जैसी फौज जो कौम डिजर्व करती है उसको वैसी फौज मिल जाती है और मिल गई।
दोस्तों, आपके एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं आमिर मतीन साहब, उनका ट्वीट है, क्या? मैं पाकिस्तानियों को कोट कर रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है, उनका ट्वीट है, I say this on record, but our media activists are so scared of saying this in public. Come on, guys, say it. We are being controlled by agencies. We get calls from ISPR, what we can say and what we can't. I am jobless because I said no. Will you say it? ये कहते हैं कि क्यों आपको इतनी दिक्कत है, मेरे मीडिया वाले दोस्तों जो सहाफ़ी हैं, उनको क्यों इतनी परेशानी है बोलने में? ये साफ साफ लफ्ज़ों में क्यों नहीं कहते कि ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जो कि इदारा है पाकिस्तानी आर्मी का, वो हमें कंट्रोल करता है, वो हमें बताता है कि आपको क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। वो कहता है कि साहब आप ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, और अगर जो नहीं बात मानता फिर उसके साथ बुरा सलूक होता है, यानी कि किसी को गायब कर दिया जाता है, किसी को जान से मार दिया जाता है। आप लोग कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं पाकिस्तानियों से, आप लोगों को यह कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि साहब कश्मीरियों की आवाज इंडिया ने बंद कर दी, लॉकडाउन कर दिया। आप 9 बजे इंडिया का कोई भी चैनल खोल के देखें, मेरा ताल्लुक रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से है, आप 9 बजे कभी भी देखें, हफ्ते में 2 या 3 दिन डिबेट होगी, जहां पे जो कश्मीरी पैनलिस्ट हैं वो खुल के अपनी बात कर रहे हैं। उनको इंडियन आर्मी के खिलाफ बात करनी है, वो बात कर रहे हैं, उनको किसी के भी खिलाफ बात करनी है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करनी है, अमित शाह के खिलाफ बात करनी है, खुल के कहते हैं, वो डंके की चोट पे कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि वो बहादुर हैं, इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको इजाजत देता है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप बताइए कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट है जिसको हमारी सो कॉल्ड एजेंसीज ने उठा लिया? जर्नलिस्ट कश्मीर में वही मरता है जो टेररिस्ट के खिलाफ बोलता है, जो आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ बोलता है। तो आपको भी एक बात समझ लेनी चाहिए, आपका जो मुल्क है उसको बहुत जरूरी है अपना किबला दुरुस्त करने का, क्योंकि जहां पे मीडिया फ्री नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया का मीडिया परफेक्ट है, इंडिया के मीडिया में 100 बुराइयां हैं, लेकिन ये बात सच है, आर मीडिया इज लार्जली फ्री। किसी जर्नल की हिम्मत नहीं है कि फोन करके किसी को बोल दे कि कल तुम ये खबर दोगे, ये खबर नहीं दोगे। आपका DGISPR क्या करता है? टोटल मीडिया मैनेजमेंट। आपका DGISPR खुलेआम जर्नलिस्ट को धमकी देता है। और जब साना बूचा जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जब उन्होंने सवाल पूछा फौज से, तो आसिफ गफूर साहब आपके पुराने जो DGISPR थे, उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम्हारी पेमेंट रह गई हो मैं तुम्हारी पेमेंट दिलवा देता हूं। ये खुल के एक लेडी को बोल रहे हैं, लेडी जर्नलिस्ट को बोल रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया है सोल्ड मीडिया। इनका यह कहने का मतलब है कि साना बूचा तुमने कहानी लिखने के लिए हमसे पैसा लिया है, यानी पाकिस्तानी आर्मी से पैसा लिया है, तुम्हारी जो कलम है वो बिकाऊ है। और यही चीज आमिर मतीन साहब बोल रहे हैं कि जो मना कर दे बिकने के लिए, ही इज जॉबलेस। आमिर मतीन साहब के मैंने कई इंटरव्यूज देखे, आज की तारीख में कह रहे हैं मैं सड़क पे आ चुका हूं, मैं जॉबलेस हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इनके सामने सर नहीं झुकाया। तो मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से यह बोलना चाहता हूं कि साहब आपका बुरा हाल पता है क्यों है? एक तो हिंदू और इंडिया नफरत, दूसरी आपके हीरोज इतने घटिया हैं ना, पाकिस्तानी हीरोज इतने घटिया हैं, अब्दाली और गजनवी और ये कमर जावेद बाजवा और रहील शरीफ, ये तो आपके हीरो हैं, सारे जंगजू फौजी जर्नल आपके हीरो। अरे भाई, बड़ी मशहूर कहावत है पंजाबी की कि जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारिया नहीं। यही आपकी फौज की सच्चाई है। कहां हैं वो लोग जो फैज़ अहमद फैज़ की शायरी पढ़ते थे? कहां हैं वो लोग जो हबीब जालिब की कसमें खाते थे? फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। आपकी ज़ुबां को क्या हो गया? क्यों चुप बैठे हैं आप लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, आपसे, आप जो शायद अपने मोबाइल फोन पे वीडियो देख रहे हैं, मुझे बोलते सुन रहे हैं, आपकी जबान कहां गई है? अब्दुल सत्तार रेदी कहां गए? उनका नाम लेने वाले पाकिस्तान के इतने बड़े हीरोज हैं आपके, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम, कहां गए उनका नाम लेने वाले? नहीं, आपको ऐसे लोग पसंद ही नहीं हैं। आपको पसंद है परवेज मुशर्रफ, जो ये कह दे कि मैं हिंदुस्तान के ऊपर मैंने घोड़े दौड़ा दिए, फिर डंडे खा के वापस भाग गया, अब बाहर लंदन में बैठा है, वो बात अलग है। दुबई में घर है, लंदन में प्रॉपर्टी है, अरबों डॉलर का मालिक है वो। ये ऐसे आपके हीरोज हैं और आप डिजर्व करते हैं ऐसे हीरोज। ये सही है बिल्कुल आपके, आपने बिल्कुल ठीक चुना, क्योंकि इन लोगों को पता है कि जो कौम कॉन्फिडेंट नहीं होती, जिस कौम को पता है कि हमारा मुल्क जो एक
नजरियाती तौर पे खोखला है, तो उस कौम के साथ यही होता है। और पाकिस्तान नजरियाती तौर पे खोखला है, इसीलिए कोई भी जर्नैल, कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आपका फायदा उठा लेता है और आप लोग कुछ नहीं कर पाते। आप इसलिए कुछ नहीं कर पाते, करें क्या? इंडिया खा जाएगा, हिंदू हमारे ऊपर काबिज हो जाएगा, जर्नैल आएंगे बचाने के लिए। ये जर्नैल ने बचाया नहीं, इन जर्नैलों ने आपको दिया है कराची शहर में लंबे लंबे लाइनें पानी के लिए। इन्होंने दी हैं 10-10, 12-12, 18-16 घंटे की लोड शेडिंग। पाकिस्तान का पासपोर्ट अब एक गाली बन के रह गया है इमिग्रेशन काउंटर्स पे। ये आपके जर्नैलों की देन है। तो इस बार मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि आप मुझे गाली दे सकते हैं, आपका पूरा हक है, क्योंकि मैंने एक ट्वीट कर दिया कि साहब आसिम बाजवा ने चोरी करी है और ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसने 10-15 प्रॉपर्टी की लिस्ट दी, मैंने 150 प्रॉपर्टीज़ की और लिस्ट दे दी। जाइए इंटरनेट पे चेक करिए कि आपके जनरल क्या कर रहे हैं, आपका कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ क्या चल रहा है। और देखिए, जिस मुल्क में मीडिया फ्री नहीं है ना, अगर आपके यहाँ मीडिया गुलाम है तो समझ लीजिए आप भी गुलाम है। क्योंकि मीडिया अच्छा हो बुरा हो, इंडिया का भी मीडिया कोई ऐसा नहीं है जिसको आप बोलेंगे साहब इंडिया का मीडिया कोई बहुत बड़े तीर मार रहा है। लेकिन ये बात सच है कि कोई जर्नल यहाँ पे रात को 2 बजे ना दरवाजे नहीं खटखटाता फौजियों से कि ज़रा उसको सेट करना बहुत आजकल बोल रहा है। आपके मुल्क में यही चलन है, तो आपको आपका मुल्क मुबारक। आखिरी में मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बताता चलूँ कि आसिम बाजवा साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ने 10-15 दिन पहले 3 करोड़ रुपए की एसयूवी खरीदी है। 3 करोड़ रुपए की एक आर्मी के जनरल ने 3 करोड़ की एसयूवी खरीदी है। तो जब वो एसयूवी आप सड़क पे देखें ना, दौड़ते हुए अंदर बाजवा साहब बैठे हैं, तो जब आप बाजवा साहब को सलाम पेश करेंगे तो मन में एक सुकून जरूर होगा कि आपके बच्चे ने जो 1 रोटी कम खाई है ना, उसका पैसा भी उस एसयूवी में गया है। ध्यान रखिएगा जो मैं बात आपसे कह रहा हूं। और बाकी नफरत करने के लिए भाई हिंदू है ही, इंडिया है ही, खूब नफरतें करिए और खूब देखिए 3 करोड़ की एसयूवी कैसे सी पैक की सड़कों पे सरपट दौड़ती है। जय हिंद। ओह यार बहुत कुछ था इस वीडियो में। और यार सबसे पहले 2-3 बातें क्लियर कर दूं। लोड शेडिंग और पानी का मसला नहीं है, अब नहीं है। 5-6 साल हो गए, ये मसला ख़त्म हो चुका है और अब नहीं है। 5-6 साल से ये मसला बिल्कुल भी नहीं है। और वो होंगे कुछ इलाके जहाँ मसला होगा, 1-2 इलाके, मतलब मोस्टली 80% कराची में अब ये मसला बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात उसकी नफ़रत की, यार जो मतलब कि पाकिस्तान की आम आवाम है ना, वो मतलब कि हिंदुओं से नफरत करती ही नहीं है। हिंदुओं से नफरत करती नहीं है, उन्हें बस वो पता है किससे बुरा लगता है, उसको बुरा पता है किससे लगता है। वो जो इंडियन के वो क्या कहते हैं, मीडिया होता है ना, मीडिया जो आग भड़काता है, वो उनसे बुरा लगता है उनको। और वैसे देखा जाए, आप बोल रहे हैं ना कि नफरत भर दी गई है पाकिस्तानियों के दिलों में, वैसे नफरत तो इंडियन के दिलों में भी भरी गई है मीडिया के थ्रू। मीडिया में बताया गया है पाकिस्तानी टेररिस्ट है, पाकिस्तानी ये है, पाकिस्तानी वो है, जिहाद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये चीज़ इंडिया की तरफ से भी होती है कि नफरत दिलों में बढ़ती है। क्योंकि मेरे आप कमेंट सेक्शन देख लें, 80% गालियाँ होंगी इंडियन की। मतलब नफरत है ना, हेट है तो नफरत है तो गालियाँ देते हैं ना, वरना अगर मतलब कि उनके दिल में ऐसा कुछ होता ही नहीं। उनके दिल में भी नफरत भरी जाती है। इधर से भी मैं मानता हूँ, इधर से भी नफरत बढ़ते हैं, उधर से भी नफरत बढ़ते हैं, दोनों तरफ से नफरत बढ़ते हैं। लेकिन वो आम आवाम से, हिंदुओं से, ऐसी चीज़ से नफरत बिल्कुल भी नहीं होती। नफरत बस होती है कि वो जो मीडिया बोल रहा होता है, मीडिया मतलब कि आग भड़का रहा होता है। सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं, मैं पाकिस्तानी मीडिया को भी बोल रहा हूँ, दोनों तरफ से आग भड़कती है और दोनों तरफ से लगे होते हैं। और फौज को तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, मतलब कि पाकिस्तान की फौज और इंडिया की। अब मैं फिर कहूँगा पाकिस्तान की फौज को भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बॉर्डर पे मतलब कि यार बहुत सारे शहीद होते हैं, बहुत सारे होते, तो फौज को कोई कुछ नहीं कह सकता। वो उनका अपना बिजनेस होंगे, उनके खैर है, उनके मतलब के क्या कहते हैं, उन्होंने मतलब कि
अपना देखना, हमने अपना हाँ, देखना है, हम हमारे अपने अमाल है, हाँ उनके ये बोल अपने सकते अमाल है, यही बोल सकते हैं। और मतलब कि हमारे दिलों में कोई नफरत नहीं है हिंदुओं के लिए ना इंडिया के लिए, बस है नफरत थोड़ी बहुत तो वो मीडिया के, वो कुछ लोगों के लिए जो वो तो हेट इंडियंस के उसमें भी नजर आती है। हाँ वो हेट बड़ा फैलाते हैं, और इंडियन मतलब कि इंडियन के दिलों के भी हेट देते हैं कि पाकिस्तानी ये है वो है हाँ। पाकिस्तानी। तो जैसे उन्होंने कहा कमर बाजवा कह रहा हूँ, उन्होंने गौरव आर्या ने कि पाकिस्तानियों के दिलों में हेट भर दी है, वैसे ही इंडियन के दिलों में भी हेट है। वो आप Yes, मेरे बहुत कमेंट है, पढ़ लें, बहुत आपको है। पता चल जाएगा। वो भी हेट करते हैं पाकिस्तानियों से, मतलब उनके दिलों में भी हेट डाली जा रही है ना, सिर्फ पाकिस्तानी के दिलों में थोड़ी। और मतलब आम आवाम के कोई है नहीं। तो हम पीस से रहना चाहते हैं, सब पीस से रहना चाहते हैं, पाकिस्तानी अवाम तो पीस से रहना चाहती है। वो मतलब कि वो जो मीडिया में दिखाते हैं ना, पाकिस्तानी अवाम ये कह रही है वो कह रही है, वो ऐसा मतलब कुछ कि नहीं है। इतनी आबादी है वो, अच्छा 100 बंदों में से किसी 2 बंदों ने इंडिया की बुराई की होगी, हाँ वो तो मतलब इंडिया में भी है। आप लोग भी कमेंट करके बताएं अपनी राय, बस गालियां नहीं देना यार प्लीज। बहुत पीस देते हैं। हाँ पीस करनी है यार, गालियां क्यों देते हो भाई? अगर नहीं पसंद तो वीडियो ना देखो यार, हाँ। वीडियो देख रहे हो तो गालियां ना दो यार। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।